आप देखते हैं हालात बांग्लादेश में यहां से और बिगड़ते हुए, या आपको लगता है कि बात संभल जाएगी 3 महीने 6 महीने हो सकता है? क्योंकि आर्मी चीफ ने भी यही कहा है कि इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे, वो आर्मी टेक ओवर नहीं करेगी। हो सकता है 3-6 महीने में हालात ठीक हो जाएं और शेख हसीना चाहे हिंदुस्तान में रहें या यूरोप में रहें, कहीं रहें, वापस चले जाएं और उसके बाद वहां चुनाव हो और सब कुछ पटरी पर लौट आए। मानक जी, इतनी आसानी से ये होता हुआ नहीं दिख रहा है कि वो वापस लौट जाए और सब कुछ पटरी पे आ जाए आगामी 3 से 6 महीने के बीच में। क्योंकि आर्मी के जनरल साहब ने जो एक बयान दिया वो बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि सत्ता मैं संभालूंगा और लोग जो हैं, बांग्लादेश के लोग जो हैं, वो आर्मी पे भरोसा करें। तो ये सारी चीजों को देखने के बाद मुझे लगता नहीं है कि इतनी आसानी से ये मसला सुलझेगा। और ये मसला मुझे पिछले 1 अगस्त के बाद से और उलझता दिखाई दे रहा है। 1 अगस्त को या 31 जुलाई को वहां पर जमाते इस्लामी पे जब से, और उनकी जो छात्र वाहिनी या कुछ नाम है उनका, जिस पर उन पर प्रतिबंध लगाया गया, उसके बाद से ये मामला बहुत एग्रीवेट हो गया। मुझे लगता है कि वो चीजें जो चल रही हैं, जमाते इस्लामी और उसके छात्र संगठनों ने जिस प्रकार से आगे आकर भूमिका निभाई और जिस प्रकार से सरकार ने रिटेलिएट करके उन पर फायरिंग करवाई, जिसमें 300 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई, तो ये बैन लगना, बैन के बाद रिटेलिएशन, और मतलब अगर लोकतंत्र था वहां तो गोली चलवाने से बचना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन वहां जिस प्रकार से बांग्लादेश में 17-18 के बाद से कट्टरता हावी हो रही है। आप याद करिए, एक संगठन वहां पर बना था, हिफाजत-ए-इस्लाम। उन्होंने हिफाजत-ए-इस्लाम ने ये रविन्द्रनाथ टैगोर की किताबों पर, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की किताबों पर, सेन साहब की किताबों पर, इन सब की किताबों पर बैन लगवाने के लिए एक आंदोलन किया था। उसको लोगों ने उस समय बहुत हल्के में आंकने का प्रयत्न किया था, लेकिन वो आंदोलन बहुत लंबे समय तक चला, क्योंकि उस समय जो विश्वविद्यालयों में या स्कूलों में ये बात कही गई कि इनके लेखों से, इनकी कहानियों से, इनके उपन्यासों से हिंदू धर्म को बढ़ावा मिलता है। तो उसमें इस्लामिक कट्टरता को बढ़ाने में सहायता मिली और दबाव में आकर शेख हसीना की सरकार को इन तीनों की रचनाओं को वापस लेना पड़ा। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर वहां भी उतने ही समादृत हैं जितने वो भारत में हैं। लेकिन जब धार्मिक कट्टरता की बात आती है तो ये सारी चीजें वापस चली जाती हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ, और इसी प्रकार से वहां मोहम्मद यूनुस के स्टैंड पर भी हमें ध्यान रखना होगा, जो वहां नोबेल लॉरेट हैं बांग्लादेश के। उन्होंने जो स्टैंड लिया हुआ है, उन्होंने तो खैर भारत के लिए भी कह दिया कि भारत की प्रतिक्रिया से हमें निराशा हुई। जो भी आशुतोष सर बता रहे थे कि उन्होंने भारत की प्रतिक्रिया अच्छी रही है, कि आंतरिक मामला है। मोहम्मद यूनुस ने यह कहा कि वो आंतरिक मामला कहकर इसको टाल नहीं सकते हैं। आपके पड़ोसी, अगर 17 करोड़ पड़ोसी के घर में अगर वहां पर हत्याएं हो रही हैं, तो आप इसको अंदरूनी मामला कह के टाल नहीं सकते। और इस समय मुझे लगता है कि मोहम्मद यूनुस की एक्सेप्टेबिलिटी और बांग्लादेश में थोड़ी बढ़ी हुई है, और लोग उनको भविष्य के लीडरशिप के तौर पर भी देख रहे हैं। अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे खालिदा जिया की, और ये लग रहा था कि एक वैक्यूम सा क्रिएट होगा। क्या मतलब इस संभावना से इनकार किया जा सकता है? ये मैं प्रश्न आप लोगों के सामने रखता हूं कि मोहम्मद यूनुस को एक कंसेंसस कैंडिडेट के तौर पर वहां की सरकार में प्रधानमंत्री का, या कोई एक काम चलाऊ या कार्यकारी प्रधानमंत्री के तौर पर उनको जिम्मेदारी सौंपी जाए और इलेक्शन करवाने का काम किया जाए। हालांकि जिस तरह जनरल साहब कह रहे थे कि सेना के मुंह में एक बार खून लग जाता है सत्ता का, तो वो छूटना मुश्किल होता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि अभी आने वाले दिनों में बांग्लादेश में मुश्किलें और बढ़ेंगी, अराजकता और बढ़ेगी, और मुझे लगता है कि हिंसा की खबरें वहां से और आएंगी। लेकिन जो भारत के लिए चिंता की बात कर रहे थे, वो भारत की विदेश नीति हमने अफगानिस्तान में देखा। जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई थी तो लोगों ने कहा कि अफगानिस्तान भारत से दूर चला जाएगा, लेकिन आज के डेट में तालिबान भारत सरकार के साथ मतलब ठीक ठाक और अच्छे रिलेशनशिप में काम कर रहा है। मुझे लगता है कि उनकी प्रॉब्लम पाकिस्तान है, भारत नहीं है। तो हमें भारत के विदेश नीति पर भरोसा रखना चाहिए, और बहुत जल्दी किसी कंक्लूजन पर जंप करने के कि भारत चारों तरफ से घिर गया है, पड़ोसियों से रिश्ते खराब हो गए, इस पर हमें थोड़ा अभी कॉशसली ट्रेड करना होगा, क्योंकि बांग्लादेश की स्थिति पर नजर रखने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये बात तो सच है। आशुतोष, पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद मैं बोलता हूं। आशुतोष बोलिए। नहीं, मैं अनंत की काफी बातों से सहमत हूं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, देखिए, जब भी कहीं सेना
स्टॉप गन अरेंजमेंट की बात करती है, इसका मतलब समझ लीजिए कि वो सत्ता छोड़ने वाली नहीं है। वो सारी सेना, परवेज मुशर्रफ भी पाकिस्तान में आए थे तो इसी तरीके से आए थे, जियाउल हक भी आए थे इसी तरीके से आए थे। वो कहते हैं कि अभी हम थोड़ा सा करेंगे, उसके बाद अब नई सत्ता, ऐसा होता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वहां पे आज की तारीख में जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट है, जिस तरीके से जमात इस्लाम, अब लड़ाई जो जमात इस्लामी और सेना के बीच में होगी, वो जमात इस्लामी जो लगभग पाकिस्तान परस्त है, जो फंडामेंटलिस्ट है। आपको याद होगा आज से कई साल पहले वहां पे जो कुछ ब्लॉगर्स थे उनको गोली मारी जा रही थी खुलेआम, जो जरा सा कुछ भी जो है अगर कुछ गलत, कुछ दूसरी तरीके से लिखते थे या अलग तरीके से अल्टरनेट व्यूज रखते, उनको गोली मारी जाती थी। तो पाकिस्तान के अंदर ये जो पाकिस्तान परस्त जो सोशल फोर्स है वो भी बहुत स्ट्रांग है। तो सबसे पहले जो आर्मी की कोशिश ये होगी किसी तरीके से वहां पे स्थिरता लाए, लोगों का कॉन्फिडेंस अर्न करे और फिर उसको लोकतांत्रिक चुनाव की तरफ जाने की कोशिश करे। तो अभी किसी नेता को वहां शायद स्वीकार, और वैसे भी मोहम्मद यूनुस साहब 84 साल के हो चुके हैं, अब वो कितने लोकप्रिय हैं कितने लोकप्रिय नहीं, अभी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है मेरी नजर में। अब देखिए, अब संजीव ये तो सच है ना, लेकिन चलिए ये इस पर डिबेट हो सकती है कि जो हिंदुस्तान के पड़ोसी देश हैं वो कितना हिंदुस्तान के साथ हैं या कितना विरोधी पक्ष की तरफ झुके हुए हैं, लेकिन लोकतंत्र तो ये माना जाए, अगर बांग्लादेश में भी इस तरह से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जाती हैं तो पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं।